चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। आप भी साथ के साथ फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, जहां पे डिस्कशन रिक्वायर्ड होगा दैट आई विल डिस्कस। ओके, तो बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस में हमें ब्रॉडली दो चीज ध्यान में रखना है। एक रेस्पिरेशन और दूसरा है हमारा न्यूट्रिशन। ओके, रेस्पिरेशन में दो चीज है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक में ऑब्लिगेट एरोब एंड फैकल्टेटिव एनएरोब। ठीक है, एनएरोबिक में ऑब्लिगेट एनएरोब एंड फैकल्टेटिव एरोब। इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लिया। ठीक है, इसके अलावा दो और होता है। ठीक है, दैट इज एरो टॉलरेंट एंड एन एरो टॉलरेंट। एरो टॉलरेंट एंड एन एरो टॉलरेंट। चलिए इसके एक एक कर लेते हैं। फर्स्ट राइट डाउन ऑब्लिगेट एरोब। फर्स्ट इज ऑब्लिगेट एरोब are those bacteria are those bacteria which can survive only in the presence of oxygen. Are those bacteria which can survive only in the presence of oxygen. ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर जरूरत हो तो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव एनेरोब। फैकल्टेटिव एनेरोब are those bacteria are those bacteria which are basically aerobic, which are basically aerobic but can survive but can survive in absence of oxygen. In absence of oxygen. इसका एग्जाम्पल आपको मैंने पहले ही बताया, फिर से बता दे रहा हूं। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट इज
obligate anaerobe are those bacteria, obligate anaerobe are those bacteria, which can survive only in the absence of oxygen, only in the absence of oxygen. ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप इसका लिखना चाहते हैं, एग्जाम्पल इज क्लोस्ट्रीडियम, फूड पॉइजनिंग वाला बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट, फैकल्टेटिव एरोब, ये हमेशा याद रखिए उल्टा होता है, ठीक है ना। फैकल्टेटिव एनेरोब है तो एरोबिक है, और फैकल्टेटिव एरोब है तो एनेरोबिक है। डन। फैकल्टेटिव एरोब, they are basically anaerobic, but can survive in the presence of oxygen, हाँ, यहाँ पे दो टर्म मैंने यूज किया है, एक है एरो टॉलरेंट और एक है एन एरो टॉलरेंट। तो फर्स्ट राइट ऑन एरो टॉलरेंट, एरो टॉलरेंट क्या होता है? एरो टॉलरेंट जो है वो ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एनारोबिक है, and it will keep on respiring anaerobically even in the presence of oxygen। एनारोबिक है और एनारोबिकली ही रेस्पायर करेगा भले ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे। इसका एग्जांपल क्या है? लैक्टोबैसिलस, दही वाला बैक्टीरिया। ठीक है, थर्ड are those bacteria which are anaerobic, and keeps on respiring anaerobically, even in the presence of oxygen, ऑब्लिगेट एनरोब में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो मर जाएगा। समझ में आया? इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, नेक्स्ट हेडिंग इज एनएरो टॉलरेंट। ये वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो एरोबिक होते हैं एंड दे कीप ऑन रेस्पायरिंग एरोबिकली इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑक्सीजन नहीं है फिर भी ये एरोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं? ये क्या करते हैं कि जो सॉइल में ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट का, उनको यूटिलाइज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर रहा है। राइट ऑन। आर दोज बैक्टीरिया which are basically
aerobic and keeps on respiring aerobically even in the absence of even in the absence of oxygen by utilizing by utilizing oxides of salt by utilizing oxides of salt as a source of oxygen as a source of oxygen. Example, denitrifying bacteria. Example, denitrifying bacteria. Example, denitrifying bacteria. मैंने कहा they keep on respiring aerobically even in the absence of oxygen by utilizing oxides of salt present in soil as a source of oxygen. As a source of oxygen. Example is denitrifying bacteria. Okay. Now, next heading is nutrition. ये क्वेश्चन लिखिए उसके बाद न्यूट्रिशन पे आते हैं. क्वेश्चन लिखिए. There are two group of bacteria. There are two group of bacteria present in two separate medium. Present in two separate medium. One group is aerobic. One group is aerobic. And another is anaerobic. One group is aerobic, another is anaerobic. If ideal condition is provided, if ideal condition is provided to them, if ideal condition is provided to them, then which group will show? Then which group will show faster growth rate? Which group will show faster growth rate and why? Which group will show faster growth rate and why? बताइए. Anaerobic, aerobic, aerobic, aerobic because good. मुनीष ने एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर लिख दिया. Answer will be aerobic. Why? Because the amount of energy produced during aerobic respiration is far greater than what is produced during anaerobic respiration. Right on. Answer is aerobic because amount of energy produced during aerobic respiration, amount of energy produced during aerobic respiration is
is far greater than is far greater than what is produced during anaerobic respiration. Anaerobic respiration. अब न्यूट्रिशन जैसे फ्लो चार्ट मैं बना रहा हूं वैसे आप बना लीजिए, फिर जो जरूरत होगा मैं डिस्कस कर दूंगा. तो ब्रॉडली हम लोग न्यूट्रिशन को दो कैटेगरी में बैठ कर डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक में दो कैटेगरी है, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक. ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक. और कीमो ऑटोट्रॉफिक को हम लोग कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं. ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक में दो है, फोटो लिथोट्रॉफिक और दूसरा है फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक. ठीक है, फोटो लिथोट्रॉफिक में फिर दो टाइप है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बना दे रहा हूं, बना लीजिए, बट उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. एक होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. ठीक है, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक में दो है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और दूसरा है ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया. इसको बना लीजिए, फिर उधर आते हैं. इसको बना लीजिए जल्दी. बन गया. ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. ये क्या होते हैं? ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं इसको समझ लीजिए, बहुत सिंपल है. दे आर दोज बैक्टीरिया which have ability to oxidize inorganic substance like nitrate, nitrite, ammonia, okay, then iron, sulfur, phosphorus, etc. Okay, and during this process of oxidation, there is release of energy. That energy is stored in form of ATP, and that ATP is utilized for the production of food. And these organisms or these chemosynthetic autotrophic bacteria play a very important role in mineral cycling. Mineral nutrient के cycling में बहुत important role play करता है. Write down. Are those bacteria which can oxidize inorganic substance such as nitrate,
नाइट्राइट, अमोनिया, आयरन, सल्फर, phosphorus, etc. During this process, during this process, there is release of energy, there is release of energy. That energy is stored in form of ATP. That energy is stored in form of ATP, and that ATP is utilized for production of food. Next point लिखिए, these bacteria play important role in cycling of nutrient, such as iron, sulfur, nitrogen, phosphorus, etc. ठीक है, एक प्रोसेस होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रिफिकेशन का। उसमें अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट बाय नाइट्रोसोमोनास एंड और नाइट्रोकोकस, एंड और या तो अकेले या दोनों मिलके, ठीक है। एंड देन दिस नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर एंड और नाइट्रोसिस्टर्स, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे इन्वॉल्व है, दे आर कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसको बना लीजिए जल्दी से। हाँ, रेस्पिरेशन दो जगह होता है, साइटोप्लाज्म में और मीजोसोम में। तो दोनों हो सकता है। साइटोप्लाज्म में तो यूनिवर्सल है, हर में होगा। ग्लाइकोलाइसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में ही होता है, और मीजोसोम इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। बना लीजिए इसको जल्दी से। बन गया। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। इनमें से कितने ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि फोटो ऑटोट्रॉफिक है कि कीमो ऑटोट्रॉफिक है। आपसे सिंपल पूछा गया ऑटोट्रॉफिक। बच्चों ने क्या किया, आलगी जो था, प्लांट था, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उनको तो मार्क कर दिया, और उसमें ये भी नाम था इन बैक्टीरिया का, इनको मिस कर दिया, दो बैक्टीरिया का नाम था। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये भी तो ऑटोट्रॉफिक ही है। आपसे फोटो या कीमो थोड़ा ना पूछा गया है, आपसे सिंपल पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रॉफिक। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इनको भी एज ऑटोट्रॉफ कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि ये खाना अपना खुद बना सकते हैं, ठीक है।
हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। नाइट्रिफिकेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, ठीक है, सिंपल टर्म में सॉइल में होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे मिनरल न्यूट्रिशन में डिटेल में। नाउ नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट हेडिंग इज हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो जितने बैक्टीरिया है ना उसमें मैक्सिमम जो है दे आर हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। दे कैन बी पैरासिटिक, दे कैन बी सैप्रोफिटिक, दे कैन बी symbiotic. Right on. Most of the bacteria are heterotrophic. Most of the bacteria are heterotrophic. They can be parasitic, saprophytic, or symbiotic. Parasitic, saprophytic, और symbiotic, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, heterotrophic bacteria can be beneficial or harmful to human being or living organism. Heterotrophic bacteria can be beneficial or harmful to living organism. Beneficial activities are first, production of curd by lactobacillus. Production of curd by lactobacillus, ठीक है। सेकेंड, नाइट्रोजन फिक्सेशन by rhizobium, नाइट्रोजन फिक्सेशन। होलोजोइक का मतलब जो अपना फूड इंजेस्ट कर ले, जो निगल ले खाने को। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय rhizobium. Third, production of antibiotics. Production of antibiotics. मैंने बताया ना गरिमा, होलोजोइक का मतलब होता है जो कि फूड को इंजेस्ट कर ले, जैसे हम लोग निगल लेते हैं। ओके, ना नेक्स्ट, ये जो बैक्टीरिया है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस प्लांट एंड एनिमल डिजीजेस। थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर various plant and animal diseases. Plant disease such as एक ही इंपॉर्टेंट है सबसे, जिससे क्वेश्चन अभी तक आया है आपके लेवल पे, सिट्रस कैंकर बाय ज़ैंथोमोनास सिट्री। सिट्रस कैंकर बाय ज़ैंथोमोनास सिट्री, ठीक है। क्या हुआ, वीडियो ब्लर आ रहा है बेटा? आपके मोबाइल, आपके कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गरिमा, ठीक है, देख लीजिए एक बार। ओके, ज़ैंथोमोनास सिट्री। नेक्स्ट लिखिए।
In case of animal, bacteria is responsible for disease such as cholera, tetanus, typhoid, TB, that is tuberculosis, anthrax, leprosy, etc. Cholera, tetanus, इसका स्पेलिंग ठीक है ना, TTA होगा, tetanus, typhoid, tuberculosis, leprosy, anthrax, etc. नाम ज्यादा याद, जैसे विब्रियो कॉलेरा करता है, माइकोबैक्टीरियम टेटनी करता है, टाइफाइड इज सैलुना टाइफी, ट्यूबरकुलोसिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, एंथ्रेक्स इज बैसिलस एंथ्रेसिस, लेप्रोसी इज कॉर्निबैक्टीरियम लेप्रे। बट जरूरत नहीं है इतना नाम याद करने का, बस ये याद रखना कि ये जो कुछ मेजर डिजीज है, दीज आर बैक्टीरियल डिजीज। कभी पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, या तो आपको पता होना चाहिए या ये पता होना चाहिए कि इनमें कौन कौन सा है मेजर। ठीक है ना। तो हमारा किंगडम मोनेरा खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है किंगडम प्रोटिस्टा। बट नेक्स्ट हेडिंग इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो दिस किंगडम वाज क्रिएटेड बाय अर्नस्ट हैकेल एंड दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म irrespective of whether they are autotrophic or heterotrophic। मतलब सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में आएंगे, चाहे वो खाना बना सके चाहे नहीं बना सके। थर्ड, this kingdom was created by Ernst Haeckel. This kingdom was created by Ernst Haeckel. It includes all unicellular eukaryotic. It includes all unicellular eukaryotic organism irrespective of whether they are autotrophic or heterotrophic, irrespective of whether they are autotrophic or heterotrophic। ठीक है ना। जब आप इस किंगडम को देखेंगे, ठीक है, तो ये किंगडम जो है, इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड रेस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर किंगडम। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस किंगडम इज connecting link between kingdom Monera and rest of the multicellular kingdom Monera and rest of the multicellular kingdom। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि
जो इस किंगडम का बाउंड्री है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। क्या हाउ गरिमा गोयल? क्या पूछा मैं समझा? हाउ व्हाट? जब आप इवोल्यूशनरी लाइन देखोगे, अगर आपके पास नोट्स है, तो मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि ऐसे यहाँ पे मोनेरा है, यहाँ पे प्रोटिस्ट है, और इसके बाद ये फंजाई है, ये प्लांटे है, ये एनिमेलिया है। आप प्रोटिस्ट में देखोगे तो अलग अलग ग्रुप्स हैं। जैसे फंजाई जिस लाइन से शुरू होता है वो स्लाइम माउल्ड वाला लाइन है, यहाँ से फंजाई इवॉल्व हुआ है। प्लांटे को अगर देखोगे तो यूग्लिना वाला लाइन हो गया, प्लस क्राइजोफाइट्स और डाइनोफ्लाजलेट्स उस लाइन से इधर आता है। और एनिमल वाला लाइन देखोगे तो प्रोटोजोआ से आता है। ठीक है, तो ये सारे जो है ग्रुप जो हैं वो प्रोटिस्ट में आते हैं और इन्हीं से ये लाइन शुरू हुए हैं। ओके ना, तो ये कहता है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहता है कि बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट फॉर वन बायोलॉजिस्ट, what may be photosynthetic protist for one biologist can be plant for another biologist। समझ में आया इसका मतलब? जैसे कि क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, दीज आर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब ये जो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, तो हम तो इनको किंगडम प्लांटे में पढ़ते, तो बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई ये खाना बना लेते, ये प्लांट है। लेकिन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये कहता है बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर इन यूकैरियोटिक, ये किस में होना चाहिए? प्रोटिस्ट में होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि एज पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास बिलोंग्स टू। तो अगर ये पूछा जाए एज पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, देन यू विल से इट इज प्रोटिस्टा। और अगर ये पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर एल्गी, then you will say it is chlorella and chlamydomonas. Depending upon the language of question, you will answer. If they ask, as per five kingdom classification, chlorella and chlamydomonas belong to, you will say protista. और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर एल्गी है, तो आप कहेंगे chlorella and chlamydomonas. Third one, boundary of this kingdom is not well defined. Boundary of this kingdom is not well defined. What may be photosynthetic protist for one biologist can be plant for another biologist, can be plant for another biologist। ये पॉइंट क्लियर है सबको? सबको ये पॉइंट समझ में आ गया? मैंने कहा बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड, बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। what may be photosynthetic protist, for one biologist can be plant for another biologist, can be plant for another biologist। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जब आप इसके मेंबर्स को देखोगे तो मेंबर्स आर प्राइमरली एक्वेटिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
Members are next one. Members are primarily aquatic. Members are primarily aquatic. Can be freshwater or marine. Members are primarily aquatic. Can be freshwater or marine. Next one लिखिए. Can be freshwater or marine. जब आप देखेंगे तो some of the member have cilia or flagella which helps in locomotion, but some of them are planktonic. Some of them are planktonic. Planktonic का मतलब क्या होता है? They float passively or freely along with the water. मतलब जिधर जिधर पानी जाएगा उधर उधर ये मूव करते जाएंगे. Right on. Some member have cilia and flagella. Some member have cilia and flagella which helps in locomotion. Some members have cilia and flagella which helps in locomotion. Whereas some of them are planktonic, PLANKTONIC. Some of them are planktonic, that is floats freely along with the water. Floats freely along with the water. ठीक है, हमें पता है जो प्रोटिस्ट है, they are eukaryote. So as they are eukaryote, they have well defined nucleus and membrane bound organelles. Right on. As they are eukaryote, they have well defined nucleus. They have well defined nucleus and membrane bound organelle ठीक है. Next. As they are eukaryote, they have well defined nucleus and membrane bound organelle. Well defined nucleus and membrane bound organelle. ठीक है. Now, next point. अगला पॉइंट लिखिए. They can reproduce both asexually and sexually. They can reproduce both asexually and sexually. Asexual reproduction takes place by production of different kinds of spore, and sexual reproduction can take place by cell fusion and zygote formation. Cell fusion and zygote formation. ठीक है. Next heading is
Classification of protista. Next thing is classification of protista. जैसे मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं, आप भी बना लीजिए, एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको. Chrysophytes, which includes diatoms and desmids. Desmids are also referred as golden algae. ठीक है. Then dinoflagellates, also referred as golden brown protists. ठीक है. Then euglenoids, also referred as producer consumer protists. ठीक है. Then slime owl or Myxomycetes, also known as consumer decomposer protists. ठीक है. और लास्ट में हमारा आता है प्रोटोजोन्स. ये तीनों जो है, इनको एक साथ हम लोग कहते हैं फोटो सिंथेटिक प्रोटिस्ट, और इसको हम लोग कहते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट. ये प्रोटोजोन्स जो है आपको जूलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे, दैट इज पार्ट ऑफ जूलॉजी. इसको बना लीजिए. हो गया सबका? पहला हेडिंग क्राइसोफाइट्स. हेडिंग इज क्राइसोफाइट्स. Done. They include diatoms and desmids. They include diatoms and desmids. Primarily aquatic. Can be primarily aquatic, can be freshwater or marine, can be freshwater or marine. Next one लिखिए. Members are planktonic. Members are planktonic. प्लैंक्टोनिक का मतलब क्या हुआ? दे फ्लोट फ्रीली अलोंग विद द वाटर. मतलब जिधर पानी जाएगा उधर ही मूव करेगा.
members are planktonic, and there is no motile stage in their life cycle. There is no motile stage in their life cycle. Okay. Except at the time of formation of gamete. Except at the time of formation of gamete. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. अगर आप डाइटम को देखेंगे, ठीक है, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, बॉडी ऑफ डाइटम इज डिवाइड इनटू टू हाफ्स. ठीक है, जो डाइटम का बॉडी है, एक सेकंड, जब आप डाइटम के बॉडी को देखेंगे तो बॉडी ऑफ डाइटम इज डिवाइड इनटू टू हाफ्स, दैट इज एपिथिका and hypotheca, which are fitted in soapbox manner. Right on. Body of diatom is divided into two halves. Body of diatom is divided into two halves, that is epitheca and hypotheca. Epitheca and hypotheca, which is fitted in soapbox manner. Which is fitted in soapbox manner. ठीक है, जब आप डाइटम के वॉल को देखेंगे, ये दो, ये आपका हो गया एपिथिका और ये हो गया हाइपोथिका. ठीक है, जब आप डाइटम के वॉल को देखेंगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ऑन वॉल ऑफ डाइटम there is deposition of silica, or wall of diatom is embedded with silica, which makes their wall indestructible. इसी कारण क्या होता है, वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वॉल ऑफ डायटम is embedded with silica, which makes it indestructible. Which makes it indestructible. ठीक है, डायग्राम जल्दी से बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. बन गया ना. जब आप डाइटम के सेल को देखेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट पढ़ाते हैं तो पढ़ा दे रहे हैं. जब आप डाइटम के सेल को देखोगे तो आप क्या देखोगे, जैसे मान लो ये डाइटम का सेल है. ठीक है, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, इन सेंटर ए लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट. ठीक है, दिस इज योर वैक्यूल. तो अगर सेंटर में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा तो साइटोप्लाज्म विल कम इनटू द पेरिफेरी. This is your peripheral cytoplasm. इसको हम लोग कहते हैं
प्राइमोडियल यूट्रिकल। ठीक है, अब न्यूक्लियस कहां होगा? तो न्यूक्लियस जो होता है इट इज सस्पेंडेड इन द सेंटर, बीच में से लटका हुआ होगा विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स। साइटोप्लाज्म में से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और इस न्यूक्लियस को ऐसे बीच में लटका के रखेगा। ठीक है, सो दिस इज योर साइटोप्लाज्मिक थ्रेड। ठीक है, एंड दिस इज योर nucleus. Write down. In cell of diatom, a large central vacuole is present. In cell of diatom, a large central vacuole is present. As a result, cytoplasm becomes peripheral in position. As a result, cytoplasm becomes peripheral in position, known as primordial utricle. Known as primordial utricle. And as a result, cytoplasm is peripheral in position. Cytoplasm is peripheral cytoplasm, peripheral in position, known as primordial utricle. Known as primordial utricle. And nucleus is suspended in the center. And nucleus is suspended in the center with the help of cytoplasmic threads. With the help of cytoplasmic threads. Nucleus is suspended. SUSPENDED. With the help of cytoplasmic thread. जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। अंदर नहीं है, लटका हुआ है, ऐसे सुपर इम्पोज्ड है, लटका हुआ, अंदर नहीं है। ठीक है, फिर से इस डायग्राम को बनाइए। बन गया सबका? ना नेक्स्ट पढ़ लीजिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट in chrysophytes. Photosynthetic pigment in chrysophytes chlorophyll A, chlorophyll C, chlorophyll A, chlorophyll C, and xanthophyll diadinoxanthine and diatoxanthine. Xanthophyll, diadinoxanthine and diatoxanthine, not very important point. ठीक है, मैंने कहा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन क्राइसोफाइट is chlorophyll A,
chlorophyll C, and xanthophyll, diadinoxanthine, and diatoxanthine. मैंने कहा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बता दिया, बहुत दिमाग में नहीं लगा के रखना इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट, रिजर्व फूड मटेरियल in chrysophytes, chrysolaminarin, is chrysolaminarin and oil. Reserve food material in chrysophytes, chrysolaminarin and oil. ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लो, फिर इसको लिख लेंगे। देखो, मैंने आपको बताया कि जो डाइटम होता है उसका बॉडी जो होता है 2 हाफ में डिवाइडेड होता है, दैट इज एपिथीका एंड हाइपोथीका, ठीक है, ये बताया। अब जब फेवरेबल कंडीशन रहता है तो दीज डाइटम रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होगा ना, दीज हाइपोथीका एंड एपिथीका विल सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है। नाउ बोथ दीज विल एक्ट एज एपिथीका, दोनों के दोनों क्या एक्ट करेंगे, एपिथीका, एंड दे विल डेवलप न्यू हाइपोथीका, तो ये एपिथीका हो गया, तो इसका भी एक नया हाइपोथीका आ गया। डन। Under favorable condition, datum reproduces asexually. Datum reproduces asexually by binary fission. Asexually by binary fission. During this, repeat कर दो, मैंने कहा during favorable condition, diatoms reproduces asexually by binary fission. Asexually by binary fission. During this, epitheca and hypotheca separate from one another, and both serves as epitheca, and develops new hypotheca, समझ में आया सबको? मैंने क्या बोला कि दोनों अलग हो गए, दोनों एपिथीका की तरह एक्ट कर रहे हैं और नया हाइपोथीका बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पहले समझ लीजिए इसको, फिर बने। अब देखिए, अगर मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस बाइनरी फिजन हो रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली डाइटम जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट डाइटम का साइज छोटा होता जाएगा, इससे छोटा और छोटा हो जाएगा।
एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इतना छोटा साइज हो जाएगा कि इट इज नॉट सस्टेनेबल. साइज विल बिकम सो स्मॉल दैट बिकम्स अनसस्टेनेबल. तो अब उस केस में क्या होगा? उस केस में डाइटम विल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय प्रोड्यूसिंग ऑक्सोस्पोर. ठीक है, ये जो ऑक्सोस्पोर है इट हेल्प्स इन रिगेनिंग ओरिजिनल साइज. मतलब जो पुराना उसका साइज था उसको रिगेन करने में ये हेल्प करेगा. That's why it is also referred as rejuvenating spore. ठीक है, रिजुविनेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके घर में पॉट में प्लांट लगा हुआ गमले में और आपने पानी नहीं डाला तो मुरझा गया प्लांट, फिर उसने आपने पानी डाला फिर से वो हरा भरा हो गया. दैट इज रिजुविनेशन. तो राइट ऑन. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बाइनरी फिजन, ड्यू टू continuous binary fission, size of diatom cell size of diatom cell decreases and it becomes unsustainable in order to regain the original size. In order to regain the original size, they reproduce sexually by producing oxospore. They reproduce sexually by producing oxospore. Which is also known as rejuvenating spore. Which is also known as rejuvenating spore. Next. मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डाइटम्स का जो सेल वॉल होता है इट इज इम्बेडेड विथ सिलिका. So after death of the atom, this wall gets deposited on floor of ocean. समुद्र के तल पे जाके सेटल कर जाएगा. And in course of time, then in billions of years, large amount of this wall material gets deposited on the floor of earth, floor of ocean, and that is referred as diatomaceous earth. We call it diatomaceous earth, which is of great economic importance. Right on. As wall of diatom is embedded with silica, it is indestructible. It is indestructible. So after death of the atom, this wall material gets deposited on floor of their habitat or ocean, in billions of years. Large amount of wall material is deposited
in billions of years, large amount of wall material is deposited that together constitute diatomaceous earth, which is of great economic importance, which is of great economic importance. ठीक है, लिखिए इंपॉर्टेंस लिख लीजिए, डायटोमेसियस अर्थ को 2-3 इंपॉर्टेंस लिख लीजिए. Being gritty in nature, gritty का मतलब rough. Being gritty in nature, it is used for polishing. Being gritty in nature, it is used for polishing. Polish करने के लिए यूज करते हैं. Second, it is used for filtration of oils and syrups. It is used for filtration of oils and syrups. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखता है? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. तो हम लोग क्या करते हैं, इस डायटोमेसियस अर्थ को पेंट से मिला के ऑब्जेक्ट को पेंट कर देते हैं. तो जब उस पे ऑब्जेक्ट पे अंधेरे में लाइट पड़ेगा तो ज्यादा, मैंने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमें क्यों दिखता है? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है. सिंपल सा प्रिंसिपल है. तो जितना ज्यादा वो रिफ्लेक्ट करेगा उतना ज्यादा उसका विजिबिलिटी होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, इस डायटोमेसियस अर्थ को पेंट्स में मिक्स करके ऑब्जेक्ट को पेंट करते हैं in order to increase the night visibility of that particular object. ठीक है, जरा डाउन. नवीन शर्मा, हाँ बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं, बताइए शर्मा जी. कुछ नहीं, राइट डाउन. It is mixed with paints. It is mixed with paints in order to increase night visibility. It is mixed with paints in order to increase night visibility. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. आप सबने गेम खेला होगा एंग्री बर्ड. उसमें ट्राइनाइट्रोटोलिन बॉक्स होता था जिसे पत्थर गिरने पे वो बम से फट जाता था. तो इसी टीएनटी में इस डायटोमेसियस अर्थ को मिक्स करके क्या बनाया जाता है? डायनामाइट. राइट. इट इज मिक्स्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज मिक्स्ड विथ टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटोलिन. आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक्सप्लोसिव होता है. इट इज मिक्स्ड विथ ट्राइनाइट्रोटोलिन टू मेक डायनामाइट. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस हो गया डायटोमेसियस अर्थ का. एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए डायटम से रिलेटेड. ये क्वेश्चन भी आ चुका है, आई थिंक 2 साल पहले, आप पेपर में देखेंगे आपको मिलेगा. डायटम्स आर मेन और चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन. डायटम्स आर मेन और चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन. डायटम्स आर मेन और चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन. ठीक है. Next heading is dinoflagellates. Next heading is dinoflagellates. That we'll do in next class. Okay.